नामकरण। तो हिंदी साहित्य जो है उसका जो इतिहास है उसका नामकरण कैसे हुआ उस पर हम लिखेंगे आंसर। कैसे लिखा जाता है तो लिखेंगे सबसे पहले आंसर में हम लिखेंगे, उसके बाद से शुरुआत करेंगे। समाज और साहित्य के विकास में एक ही अंतर्वर्ती चेतना का सातत्य लक्षित होता है। यानी जो समाज है और साहित्य है इन दोनों में जो एक सबसे डीपली जो होता है अंतर्वर्ती चेतना है, दोनों एक ही लगभग है। लेकिन जिस प्रकार अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से सामाजिक इतिहास को विभिन्न कालखंडों में बांट करके उसका नामकरण करके देखा जाता है, यानी कि जिस तरह से हम कोई सामाजिक इतिहास पढ़ते हैं, जैसे इतिहास का कुछ हो गया प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, जिस तरह से हम उसको पढ़ते हैं ठीक उसी तरह से और उसका नाम भी रख देते हैं, उसी तरह से उसी प्रकार साहित्य के इतिहास को भी विभिन्न कालखंडों में बांटना और नामकरण करना आवश्यक हो जाता है। तो ठीक उसी तरह से जो साहित्य का इतिहास है उसे भी विभिन्न कालखंडों में बांटना, यानी कि अलग अलग कालखंडों में बांटना और उसका नामकरण करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो यानी कि बहुत से उनके कालखंडों को बांटना और उनका नामकरण करना। तो हम आगे वीडियो में पढ़ते जाएंगे कि उसका कौन कौन से कालखंड रहे, उसका नाम क्या रहा, ये सभी हम पढ़ेंगे। तो इसमें अब देखते हैं आदिकाल का नामकरण। तो इसमें हम देखते हैं विभिन्न विद्वानों ने आदिकाल को विभिन्न नामों से अभिहित किया है। बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग नाम दिया आदिकाल के लिए, जिसका क्रमवार विवरण इस प्रकार है। तो इसका क्रम से हम देखते हैं उनका क्या विवरण है। सबसे पहले मिश्र बंधुओं ने क्या दिया था, तो हिंदी साहित्य के इतिहास को कालक्रम एवं नामकरण की दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य के सभी कालखंडों का नामकरण किया। अगर हम कालक्रम के हिसाब से देखें तो और नामकरण की दृष्टि से भी देखें तब तो सबसे पहले मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य के सभी कालखंडों का नामकरण किया था। आदिकाल के लिए उन्होंने आरंभिक काल नाम दिया, जो आदिकाल है उसके लिए उन्होंने आरंभिक काल नाम दिया था। इन्होंने हिंदी साहित्य को 3 भागों में विभक्त किया, जिसमें प्रथम काल आरंभिक काल है। उन्होंने हिंदी साहित्य को 3 भागों में विभक्त कर दिया, जिसमें जो पहला नाम है वही आरंभिक काल है। दूसरे नंबर पर हम देखते हैं, इसमें देखते हैं दूसरे नंबर का आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए वीर गाथा काल नाम दिया था। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल नाम दिया था। इसके लिए उन्होंने 11 वीर गाथात्मक रचनाओं को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया, जिसमें राजाओं की वीरता एवं युद्धों का सजीव वर्णन हुआ है। इन्होंने 11 तरह की वीरगाथात्मक रचनाओं को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया था। उसमें जो राजा लोग हैं उनके वीरता का और युद्ध का बहुत ही सजीव वर्णन किया गया है। इसके बाद हम देखते हैं तीसरे नंबर पे है राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन में लिखते हैं, इन्होंने आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत काल नाम प्रस्तुत किया। तो इन्होंने आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत काल नाम दिया था। इस काल को यह नाम देने का कारण यह रहा कि इस कालखंड में जैन एवं सिद्ध साहित्य प्रमुखता से लिखे जा रहे थे तथा राजाओं के राज दरबार में सामंतीय प्रवृत्ति विकसित हो रही थी, जिसे आधार बनाकर कवि या राज दरबारी कवि रचना कर रहा था। सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवि सरहपा को राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी साहित्य का पहला कवि माना है। तो इन्होंने सिद्ध सामंत काल दिया था नाम, और क्यों दिया था, उन्होंने आधार क्या लिया था, तो उसका कारण था कि जैन और सिद्ध साहित्य प्रमुखता से लिखे जा रहे थे और राज दरबार में सामंतीय प्रवृत्ति विकसित हो रही थी। इन्होंने राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा को हिंदी साहित्य का पहला कवि माना है।
अब देखते हैं हम चौथे नंबर पे राम कुमार वर्मा। तो राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के पहले कालखंड को राज दरबारी संस्कृति और अतिशय बढ़ा चढ़ाकर कहने की प्रवृत्ति के कारण इस कालखंड को चारण काल कहा है। राम कुमार वर्मा ने चारण काल कहा है और उन्होंने क्यों कहा है, तो ये भी है कि राज दरबारी संस्कृति जो थी उसे अतिशय बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके कहते थे लोग, इसलिए इन्होंने चारण काल कहा। फिर है पांचवें नंबर पर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने क्या नाम दिया था? इन्होंने इस कालखंड को हिंदी साहित्य की उत्पत्ति का काल माना है। इस कारण इन्होंने इस कालखंड का नाम बीजवपन काल कहा है। बीजवपन काल यानी इन्होंने उत्पत्ति काल माना, जैसे बीज की उत्पत्ति होती है वैसे ही बीजवपन काल इन्होंने माना है। किन्होंने? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। अब देखते हैं छठवें नंबर पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने हिंदी साहित्य के इस कालखंड को आदिकाल नाम से संबोधित किया है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा है। इसमें आपको ध्यान रखना होता है महावीर प्रसाद द्विवेदी और हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो कभी आप इन दोनों में गलती ना कर दीजिएगा। इसीलिए आपको ध्यान रखना होगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल नाम से संबोधित किया था और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजवपन काल कहा था, जो हमने ऊपर पढ़ा है। अब देखते हैं हम सातवें नंबर पे मोहन अवस्थी। इन्होंने क्या नाम दिया? इन्होंने आदिकाल के लिए आधार काल नाम सुझाया है। मोहन अवस्थी ने आधार काल नाम दिया था। अब हम देखते हैं आठवें नंबर पर रत्नाकर ने इस कालखंड को आदि युग कहा है। तो रत्नाकर ने क्या कहा है? तो आदि युग कहा है। इस कालखंड को आदि युग कहा है। अब हम लास्ट में ये लिखेंगे, उपर्युक्त विद्वानों के द्वारा दिए गए नामों को देखने के पश्चात यह पता चलता है कि विद्वानों में इस कालखंड को लेकर असहमति रही है, किंतु समस्त विद्वानों ने किसी एक कालखंड या किसी एक प्रवृत्ति के आधार पर निर्धारण किया है, जो कि समग्रता के साथ इस कालखंड को परिभाषित नहीं कर सकता। अंततः विद्वानों ने जिस कालखंड पर अपनी सहमति प्रदान की है वह है आदिकाल। आदिकाल नाम से इस युग को जाना एवं समझा जाता है। तो इसमें इस क्वेश्चन का आंसर हमने देख लिया कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसका नामकरण, उसका जो आंसर लिखते हैं हम वो पूरा हमने देख लिया।